अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। मेरा नाम डॉक्टर परवीन अली है और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूँगी जो नर्सिंग की रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है विद नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल इन द यूके। वो प्रोसेस क्या है और उसके लिए कौन-कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको कंप्लीट करनी चाहिए। बहुत से लोगों ने ये सवालात किए हैं, तो आई जस्ट थॉट कि इस बारे में आज बात की जाए और इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया जाए। तो सबसे पहली बात तो ये कि रजिस्टर करने के लिए यूके में एज ए नर्स या मिडवाइफ आपको पहले ही था कि बहुत एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती थी, अब उसकी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही आप क्वालिफाई करते हैं, आपने नर्सिंग कंप्लीट की है, तो आप उसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए डाल सकते हैं और रजिस्ट्रेशन के साथ साथ आप काम कर सकते हैं। तो आपको कोई एक्स्ट्रा किसी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की या बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक की एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि रिक्वायरमेंट्स कौन-कौन सी हैं, इंग्लिश की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उसके अलावा जो आपके पास जो सीबीटी की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, किस-किस तरह के एग्ज़ाम होते हैं और उसका प्रोसेस क्या है। तो जो सबसे पहला प्रोसेस ये है कि जब आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है नर्सिंग एंड मिडवाइफरी की आपकी अपनी रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ के अंदर, तो उसके बाद आप ये देखें कि अगर आपने प्रोसेस शुरू करना है तो एनएमसी जो कि नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल की वेबसाइट है उस पर जाएँ और उसका पूरा प्रोसेस अच्छे तरीके से पढ़ लें, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आपसे कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स माँगे जाएँगे और किस-किस तरह की इन्फॉर्मेशन की आपको ज़रूरत है कि जो आपने उनको प्रोवाइड करनी है। तो मैं इन्फॉर्मेशन जो डॉक्यूमेंट्स माँगे जाएँगे उनकी डिटेल में ज़्यादा नहीं जाऊँगी, लेकिन मैं आपको जनरली एक ओवरव्यू बताती हूँ कि आपको कौन-कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी। तो सबसे पहले जो ज़रूरत होती है आपको वो है आपकी एबिलिटी टू डेमोन्स्ट्रेट इंग्लिश, कि आपने ये बताना है कि आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं और आप अंग्रेज़ी में अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं और अंग्रेज़ी ज़बान का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका जो कि नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल से जो एक्सेप्टेड तरीके हैं उन तरीकों की बात हो रही है। एक तरीका ये है कि आप इंग्लिश का टेस्ट जिसको को आईएलटीएस के नाम से आप सबने देखा होगा, जानते होंगे, आईएलटीएस का जो टेस्ट है वो आप दें और दूसरा टेस्ट है जिसको कि कहा जाता है ओईटी, ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट। ये 2 टेस्ट मंजूर शुदा टेस्ट हैं। दीज आर द 2 एक्सेप्टेड टेस्ट बाय नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल इन द यूके और आपने इनमें से किसी एक टेस्ट को कर सकते हैं और किसी एक टेस्ट के ज़रिए ये उसको उसके रिज़ल्ट के ज़रिए से ये बता सकते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन की सलाहियत या आपकी इंग्लिश बोलने की, समझने की, लिखने की, पढ़ने की सलाहियत रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड को मीट करती है। अब आ जाते हैं आईएलटीएस की तरफ। आईएलटीएस एक स्टैंडर्ड टेस्ट है। अगर आप पाकिस्तान, इंडिया या किसी भी मुल्क के अंदर एस्टेब्लिश उसके जो सेंटर्स मौजूद हैं, उसकी चीज़ें मौजूद हैं, बड़े लंबे अरसे से एस्टेब्लिश्ड है और वहाँ पर जाकर आप उस टेस्ट को कर सकते हैं। आजकल ये टेस्ट आप कंप्यूटर बेस्ड भी कर सकते हैं और पेपर बेस्ड टेस्ट भी किए जा सकते हैं। आईएलटीएस ज़्यादातर तकरीबन हर हफ्ते ही अरेंज होता है मुख्तलिफ ममालिक के अंदर। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो तकरीबन हर हफ्ते हर बड़े शहर में अरेंज होता है। आप ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट पर जाकर उसके बारे में ज़्यादा मालूमात हासिल कर सकते हैं। आईएलटीएस टेस्ट की 2 वर्जन्स हैं, एक है जनरल वर्जन और एक है एकेडमिक वर्जन। अगर आप एज ए नर्स या मिडवाइफ रजिस्टर होना चाहते हैं तो आपको एकेडमिक वर्जन का जो टेस्ट है वो देना होगा और इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि इसके जो 4 कंपोनेंट्स हैं, जो है लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, आपके इन 4 में से तीनों कंपोनेंट के अंदर आपके कम से कम बैंड जो है वो 7 आना चाहिए। आईएलटीएस के बैंड 4 से लेकर 9 तक जाते हैं, तो इस वक्त जो रिक्वायर्ड बैंड आपको एनएमसी के लिए चाहिए वो है 7। तो आपका लिसनिंग में, रीडिंग में, स्पीकिंग में, आपके इन तीनों चीज़ों के अंदर आपको 7 का बैंड चाहिए। राइटिंग की कंपोनेंट में आपको 6.5 का बैंड कम से कम चाहिए। तो ये तो है इसकी रिक्वायरमेंट्स। तो आपको इन चारों कंपोनेंट में ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि आपकी इंग्लिश परफेक्ट है, आप 2 टेस्ट भी ले सकते हैं 6 महीने के दौरान। तो अगर आप ये समझें कि आपका एक दफ़ा आपने टेस्ट दिया और आपका राइटिंग में 6.5 आ गया, रीडिंग में 6.5 आ गया और बाकी सब में 7 आया है, तो आप दूसरी दफ़ा भी टेस्ट दे सकते हैं जिसमें कि आपका रीडिंग में 6.5 से 7 लेने के लिए। लेकिन किसी भी एक सिटिंग में आपका 6.5 से जो स्कोर है वो कम नहीं होना चाहिए। तो बॉटम लाइन इज दैट यू नीड टू हैव 7 in the 3 components and 6.5 in the 4th component, which is writing.
आईएलटीएस की टेस्ट की जो फीस है वो पाकिस्तान में है तकरीबन 28,000 रुपए, और जो ओईटी के टेस्ट की फीस है वो इससे काफ़ी ज़्यादा है। यूके के अंदर तकरीबन 350 पाउंड्स उसके लिए जाते हैं, तो उसके अगर आप तो तकरीबन 60-70,000 तक उसकी फीस पड़ती है। और ओईटी के लिए भी आपको ये करना होता है कि अगेन उसके भी 4 कंपोनेंट्स हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। और इन सारे कंपोनेंट्स में रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग के जो 3 कंपोनेंट हैं उसमें आपका कम से कम बी ग्रेड आना चाहिए, और राइटिंग का जो कंपोनेंट है उसमें सी प्लस आना चाहिए। तो ये दोनों एक ही तरह का जो है, इनकी इक्विवेलेंस है वो एक ही जैसी हो जाती है। अब बहुत से लोगों को ये शक रहता है कि आईएलटीएस ज़्यादा मुश्किल है और ओईटी बहुत आसान है। यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि दोनों टेस्ट अपनी-अपनी जगह पे मुश्किल हैं और अपनी-अपनी तरह के टेस्ट हैं। कोई एक कम आसान या ज़्यादा मुश्किल या इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। आईएलटीएस इसलिए लोगों को ज़्यादा थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि उसके अंदर जो वोकैब्युलरी इस्तेमाल की जाती है, जो आपकी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, उसमें आप वो जनरल देखते हैं, आपकी एबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश। जबकि ओईटी जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट, तो उसका पर्पस ये है कि आप वो इंग्लिश आपको दी जाती है जो कि आप ऑक्यूपेशन में आपके या आपके प्रोफेशन में इस्तेमाल होती है ज़्यादा। तो इसलिए हमें ऐसा लगता है कि हमें वो ज़्यादा आसान लगती है। लेकिन अगर आप उसको एग्ज़ाम कंडीशन में डाल के देखेंगे तो ओईटी भी उतना ही मुश्किल है जितना आईएलटीएस है, बल्कि कुछ तरीके से देखा जाए तो मेरे हिसाब से ओईटी आईएलटीएस के हिसाब से ज़्यादा मुश्किल है, और ज़्यादा कन्वीनियंट भी नहीं है, क्योंकि एक तो आपके पास सेंटर्स काफ़ी कम हैं और दूसरा महंगा बहुत है। तो अगर आपकी आईएलटीएस आप 2 टेस्ट दे सकते हैं सेम प्राइस में, जबकि ओईटी आप एक ही टेस्ट देंगे उस प्राइस के अंदर, तो महंगा जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन चलें, आपने आईएलटीएस या ओईटी दे दिया, तो सबसे पहले अगर आप एज ए नर्स या मिडवाइफ रजिस्टर होने की बात करते हैं तो आपका सबसे पहला काम ये है कि आप अपनी इंग्लिश की तैयारी करें, अंग्रेजी का टेस्ट दें, आईएलटीएस की तैयारी करें या ओईटी की तैयारी करें। मेरा मशवरा ये है कि आईएलटीएस की तैयारी करें। बेहतर ये है कि खुद पे वो समझने के कि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, और खुद पे कॉन्फिडेंस लेने की अगर कोई कोर्स है किसी जगह से तो वो आप ले लें। उसका फ़ायदा ये है कि अगर आपने एक दफ़ा टेस्ट दिया और टेस्ट में आपका स्कोर नहीं आया, तो आप दोबारा से टेस्ट देंगे, फिर बुक करवाएँगे। तो बजाय उस तरह से बार-बार पैसे खर्च करने के, अगर आप एक टेस्ट किसी जगह से कोर्स से कर लेते हैं, तो उससे आपको फ़ायदा ये हो जाएगा कि आप हो सकता है कि एक ही दफ़ा में आपका जो टेस्ट देके आपके पास करने के चांसेस बढ़ जाएँ। वंस आपने इंग्लिश अपनी क्लियर कर ली, तो दूसरा जो सेटअप है वो आपका रिक्वायरमेंट्स है वो आ जाती है सीबीटी, जिसको कि बोलते हैं कंप्यूटराइज्ड बेस्ड टेस्ट। वो आपने कंप्लीट करना होता है। अ, जो चीज़ मैंने आपको नहीं बताई कि कुछ लोग ये करते हैं कि आप जिस टाइम आपने इंग्लिश का टेस्ट अपना दे दिया है, उसी टाइम पर आप अपना एनएमसी से रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू कर देते हैं, जो कि कंप्लीटली ऑनलाइन है। आपको एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी होती है, और उसके साथ वो फिर जो इन्फॉर्मेशन आपसे माँगते हैं, आप वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करें, ट्रांसक्रिप्ट्स प्रोवाइड करें, अपना जो रेगुलेटर है उनके एड्रेसेस प्रोवाइड करें, तो वो उनसे इन्फॉर्मेशन लेके आपका वो प्रोसेस साथ-साथ चल रहा होता है। जैसे ही आपने अपना इंग्लिश का टेस्ट क्लियर किया, तो आप उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आप अपने ऑनलाइन अकाउंट में डाल देते हैं, और फिर वो आपको सीबीटी को आपको बुक करना होता है, जो कि आप सिर्फ एनएमसी के थ्रू ही बुक करवा सकते हैं। तो इसलिए अगर आईएलटीएस आपने अपना प्रोसेस पहले कंप्लीट कर लिया एनएमसी के रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले, तो जैसे ही आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, आप रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू करें, और जब सीबीटी बुकिंग करने की बात आए, तो वो आप एनएमसी के थ्रू ही बुकिंग करवा सकते हैं। पाकिस्तान में भी इसके लिमिटेड सेंटर्स मौजूद हैं, और अब ये कि जो सीबीटी का एग्ज़ाम है वो कंप्यूटराइज़ भी होना हो गया है, तो आई थिंक लोग अपने घर से या अपनी जगहों से भी ले सकते हैं। तो जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे सीबीटी के लिए, तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे तरीके से मिल जाती है। सीबीटी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन आपको एनएमसी की साइट पर भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कि जहाँ पर आप वो सारी इन्फॉर्मेशन देख के कंप्लीट कर सकते हैं, और चीज़ें जो है सारी उसके आंसर्स कंप्लीट करके अपने आप को देख सकते हैं कि आप कितने प्रिपेयर्ड हैं। बेसिकली उस एग्ज़ाम का मकसद ये होता है कि आपकी नॉलेज को टेस्ट करना, कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर आप जब नर्स एंड मिडवाइफ रजिस्टर हों यूके के अंदर, तो क्या आपकी नॉलेज यूके के अंदर जो एक नर्स या मिडवाइफ रजिस्टर होती है एट द पॉइंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, उसके जितनी है या नहीं। तो ये देखना होता है। तो आप उस चीज़ को देख लें और उसको डेमोन्स्ट्रेट कर दें। जब आपका सीबीटी भी क्लियर हो जाता है, एंड देन यू अपलोड दैट इंफॉर्मेशन इनटू द
एनएमसी का जो आपका पोर्टल है, वेल एक्चुअली उसकी इन्फॉर्मेशन चूँकि एनएमसी के थ्रू ही एग्ज़ाम रजिस्टर होता है, तो जैसे ही आप एग्ज़ाम पास करते हैं, तो आपकी इन्फॉर्मेशन ऑटोमैटिकली एनएमसी के जो पोर्टल पे अपडेट हो जाती है। फिर उसके अलावा वो फिर और काफ़ी आपको रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी पेपर्स वगैरह कंप्लीट करने होते हैं, जो कि प्रीटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपने वो सारा कंप्लीट कर लेना है। फिर ये वक़्त वो है कि जब आपको ये देखना होता है कि आपको कौन-सी जगह पे जॉब करनी है, और अब आप जॉब्स की जो ऑफ़र्स हैं या जॉब्स का जो मुख्तलिफ़ ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, उनको देखना शुरू कर सकते हैं और उनके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। इस वक़्त बहुत सारी एजेंसीज़ ऐसी मौजूद हैं कि जो ऐसे लोगों को कि जिन्होंने आईएलटीएस किया हुआ हो और सीबीटी किया हुआ हो उनको ऑफ़र करते हैं जॉब, और उनको बहुत सी दूसरी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि उनका आने-जाने का किराया जो है यूके तक पहुँचने का, वो उनको वापस कर दिया जाता है। एक दफ़ा जो उनका इंग्लिश का टेस्ट हुआ उसकी फ़ीस वापस की जाती है, सीबीटी जो किया है उसकी फ़ीस वापस की जाती है, और उसके अलावा जो आप ऑस्की जो कि 3rd एग्ज़ाम है जो आप यूके में जाके करेंगे, उसकी फ़ीस भी आपको वापस कर दी जाती है। लेकिन ये कि आप मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ बात कर सकते हैं, और एक और ग्रेजुएट प्रोग्राम भी है एनएचएस की तरफ से, उसको भी आप सर्च करके देख सकते हैं और अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, एंड आई विल डू अनदर वीडियो अबाउट दैट प्रोग्राम लेटर ऑन सम टाइम। और आप देख सकते हैं कि आपकी एक्सपर्टीज़ के लिहाज से और आपकी जो आपका इंटरेस्ट है उसके लिहाज से आपको कौन-सी जगह सूट करती है, कहाँ आपको जॉब करनी है। इस वक़्त आपको जो चीज़ें देखनी होती हैं वो ये है कि आपको कौन-सी जगह पर जॉब मिल रही है, आप उस एरिया के बारे में क्या जानते हैं, और आप वहाँ पर जाकर रह सकते हैं या नहीं। तो अपने दोस्तों से मशवरा करें, जिन लोगों को आप जानते हैं उनसे पूछें। लंदन की साइड पे अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे तनख्वाह थोड़ी ज़्यादा है, चीज़ें थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग भी उतनी ही ज़्यादा है, जबकि बाकी शहरों में कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ी-सी कम है। आपके पास ऑप्शन है कि आप किसी नर्सिंग होम में जाके काम करें, जहाँ पे कि नर्सिंग होम्स वो जगह होती हैं कि जहाँ पे जो बूढ़े हज़रात हैं, जो अपने घरों से घरों में नहीं रहते, इन घरों में रहते हैं, क्योंकि वो अकेले रहते हैं, उनको मेडिकल कंडीशंस ऐसी हैं कि जहाँ पे उनको सपोर्ट चाहिए होती है। तो वहाँ पर एक नर्स की या एक से ज़्यादा नर्सेस की, डिपेंडिंग ऑन कितना बड़ा नर्सिंग होम है, वहाँ पे उनको चाहिए होता है, जो कि दूसरे हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ काम करते हैं। हॉस्पिटल्स इज़ एक्यूट केयर हॉस्पिटल, तो उसका तो जैसे आम हॉस्पिटल्स होते हैं किसी भी जगह पे, वहाँ पर आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो दीज़ आर द 2 सेटिंग्स वेयर यू कैन अप्लाई फॉर जॉब्स। फिर जब आप यूके आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपका जो 3rd एग्ज़ाम है वो कहलाता है ऑस्की, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एग्ज़ामिनेशन समथिंग एट द एंड। इसका पर्पज़ ये होता है कि बेसिकली आपकी स्किल्स देखी जाती हैं कि आपको कितनी अच्छी तरीके से वो सारी स्किल्स करनी आती हैं, और आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स कैसी हैं। अगेन उसके लिए भी जिस ऑर्गेनाइज़ेशन के थ्रू आप आते हैं वो आपकी हेल्प करते हैं स्किल्स को सीखने में, और आपका एग्ज़ाम भी बुक करवाते हैं, और आप वहाँ पर जाकर वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। यूजुअली आपकी मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइज़ेशन के मुख्तलिफ़ क्राइटेरिया हैं, बट जनरली आपको विदिन 8 मंथ्स ऑफ बीइंग हियर आपको वो एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। आपको 2 से 3 अटेम्प्ट्स तक मिलते हैं, और पहले ही अटेम्प्ट की जो फ़ीस है वो आपको वापस दे दी जाती है। और जब आपने ये प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, तो आपका एनएमसी को जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन पता चलती है, आपकी रजिस्ट्रेशन का जो कंफर्मेशन है वो आपको आ जाता है, एंड देन यू कैन स्टार्ट वर्किंग एज अ रजिस्टर्ड नर्स इन द यूके. So I hope this information was useful. If you have any questions, please do write in the chat box, and I'll try and answer your questions maybe through another video or by posting the questions at the end. Please do subscribe to the channel and like the video and share with those people who may benefit from it. Thank you very much.